महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही राष्ट्रपिता की छवि दिमाग में आती है ना? लेकिन क्या हो अगर एक दलील ये दी जाए कि पाकिस्तान के बनने के पीछे भी असल में वही थे? जी हाँ, ये सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन आज हम स्रोत सामग्री के इसी दावे की गहराई में जाने वाले हैं। तो यहाँ एक विरासत की दो तस्वीरें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ वही गांधी हैं जिन्हें हम राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता के वास्तुकार के तौर पर जानते हैं, और दूसरी तरफ द श्याम शर्मा शो से लिया गया ये दावा कि वो पाकिस्तान के पिता और विभाजन के वास्तुकार थे। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए क्या तर्क दिए गए हैं। तो इस तर्क को समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उनकी विवादित विरासत को, फिर खिलाफत और भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका पर नजर डालेंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग के उदय को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि स्रोत किस अंतिम फैसले पर पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो स्रोत साफ करता है वो ये है कि भारत में इस्लामी अलगाववाद की सोच गांधी के आने से बहुत पहले से मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से कहीं से आ गई। सर सैयद अहमद खान जैसे लोग थे और 1906 में मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, तो बीज तो पहले से ही थे। तो मतलब स्रोत ये नहीं कह रहा है कि गांधी ने अलगाववाद को जन्म दिया, नहीं। उनका तर्क यह है कि गांधी के कुछ फैसलों ने, कुछ कदमों ने एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल दिया। एक ऐसी आग जिसका नतीजा देश का बंटवारा हुआ। और इस पूरी कहानी की जो पहली और शायद सबसे अहम कड़ी है वो है गांधी का एक फैसला। एक ऐसा फैसला जिसके असर ने स्रोत के मुताबिक भारत का भविष्य ही बदल दिया, और वो था खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना। अब सवाल उठता है कि ये खिलाफत आंदोलन आखिर था क्या? ये भारतीय मुसलमानों का एक मूवमेंट था, लेकिन किसके लिए? तुर्की में बैठे ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के लिए। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि इस आंदोलन का भारत की आज़ादी की लड़ाई से टेक्निकली कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। ये एक बाहरी मुद्दा था। गांधी जी को इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा मौका दिखा। उन्हें लगा कि इससे दोनों समुदाय एक साथ आ जाएंगे। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि इस एकता की कोशिश में जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे जो असली भारतीय मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त सब लोग इस फैसले से खुश थे, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की ही पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने तो खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि यह आंदोलन एकता नहीं ला रहा, बल्कि अविश्वासियों के खिलाफ नफरत की भावना को और हवा दे रहा है। और इस बात को और पुख्ता करता है खिलाफत नेता मोहम्मद अली का ये बयान। सोचिए, वो कह रहे हैं कि गांधी कितने भी महान क्यों न हो, वो हमेशा एक मुसलमान से कमतर ही रहेंगे, क्योंकि वो एक हिंदू हैं। स्रोत के मुताबिक ये बयान दिखाता है कि जिस आंदोलन से गांधी जी हाथ मिला रहे थे उसकी बुनियाद ही कितनी गहरी धार्मिक और अलगाववादी थी। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? स्रोत का निष्कर्ष ये है कि इस एक आंदोलन ने भारतीय राजनीति में धर्म को देश से ऊपर रख दिया। इसने एक तरह से धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान पर तरजीह दे दी, और यहीं से राजनीतिक फायदों के लिए धार्मिक दबाव बनाने का एक ट्रेंड शुरू हो गया, एक मिसाल कायम हो गई। तो खिलाफत आंदोलन ने धार्मिक राजनीति के लिए एक स्टेज तो तैयार कर ही दिया था, लेकिन स्रोत के मुताबिक गांधी के अगले बड़े फैसले ने इस आग में घी डालने का काम किया। हम बात कर रहे हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसे स्रोत एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती मानता है। तो हुआ क्या? जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, और नतीजा एक पॉलिटिकल वैक्यूम। पूरे 3 साल तक राजनीति का मैदान बिल्कुल खाली हो गया, और इस खाली मैदान में खेलने के लिए सिर्फ एक ही टीम बची थी, मुस्लिम लीग। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं। और इस खाली मैदान का असर हैरान कर देने वाला था। ये नंबर्स देखिए, सिर्फ 3 साल में मुस्लिम लीग की मेंबरशिप 1 लाख से सीधे 20 लाख पर पहुंच गई, मतलब 20 गुना की बढ़ोतरी। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। और सिर्फ स्रोत ही ऐसा नहीं मानता। उस वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इस आंदोलन की बहुत तीखी आलोचना की थी। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना और पागलपन कहा था। उनके शब्द थे, राजनीता के दिवालियापन का सबूत। ये बहुत कड़े शब्द थे। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन वाली गलती हुई, इसका सीधा नतीजा क्या निकला? स्रोत के मुताबिक इसने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के विचार के लिए एक तरह से रेड कारपेट बिछा दिया। जब कांग्रेस मैदान में थी ही नहीं, तो इसका सीधा फायदा मुस्लिम लीग को मिला।
स्रोत का तर्क है कि यही वो वक्त था जब अंग्रेजों ने भी जिन्ना को गांधी के बराबर का कद देना शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों की इकलौती आवाज के तौर पर मान्यता दे दी। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1945-46 के चुनावों में। नतीजा देखकर सब चौंक गए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड करीब 90% सीटें जीत लीं। सोचिए, 3 साल तक बिना किसी विरोध के अपनी बात कहने का ये नतीजा था कि अब पाकिस्तान की मांग को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। विनायक दामोदर सावरकर ने इस स्थिति को एक ही लाइन में बयां कर दिया था। उनका कहना था, यह भारत छोड़ो आंदोलन नहीं बल्कि भारत तोड़ो आंदोलन साबित हुआ। स्रोत के हिसाब से यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अब तक हमने सारी कड़ियां देख लीं। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि स्रोत अपने अंतिम नतीजे पर कैसे पहुंचता है। देखिए, स्रोत का तर्क एक सीधी लाइन की तरह है। स्टेप 1, खिलाफत आंदोलन ने धर्म को राजनीति के सेंटर में ला दिया। स्टेप 2, भारत छोड़ो आंदोलन ने एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया, मैदान खाली कर दिया। स्टेप 3, मुस्लिम लीग ने उस खाली जगह को पूरी तरह से भर दिया और अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली। और स्टेप 4 यानी आखिरी कील, चुनावी जीत ने पाकिस्तान की मांग पर एक तरह से पक्की मुहर लगा दी। तो आखिर में स्रोत का फैसला क्या है? उनका कहना है कि गांधी के इरादों पर शायद सवाल ना हो, वो नेक हो सकते हैं, लेकिन उनके फैसलों का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अनजाने में ही सही मुस्लिम लीग की कामयाबी और पाकिस्तान के बनने के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार कर दिया। और आखिर में स्रोत हमें एक बहुत ही तीखे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सवाल इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है और इतिहास की इस जटिल विरासत पर एक नई रोशनी डालता है।